नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक और आप सुन रहे गो विथ स्टोरीज़ के चैनल पर बैंक वैन रॉबरी। और यह है पार्ट 24। अभी तक आपने सुना कि कैसे मीना ने ठाकुर शमशेर सिंह के साथ मिलकर विमल का मर्डर कर दिया और सारा पैसा ले उड़े। अब आगे। यह तो निश्चित ही था कि अब उस इमारत में एक क्षण भी रहना खतरनाक था। लाशों को वह ठिकाने लगा नहीं सकता था और उसमें से किसी भी क्षण दुर्गंध आनी आरंभ हो सकती थी, खास तौर से प्रहलाद कुमार की लाश में से, जो लगता था तीरथ सिंह से काफ़ी पहले मरा था। वहाँ टिके रहना अब कोई मतलब भी नहीं था। वहाँ से कुछ तो उसे करना ही था और वह काम वह जितनी जल्दी करता उतना ही अच्छा था। उसने एक नया सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा कि वर्तमान स्थिति में अगर वह ठाकुर के स्थान पर होता तो वह क्या करता। यह उम्मीद करना कि वह अभी उदयपुर में होगा बेकार था। जिस दोरंगी एम्बेसडर पर वह वहां पहुंचा था वह इमारत के कंपाउंड से गायब थी। निश्चित ही उसी कार में माल लादकर वह यहाँ से कूच कर गया था और मीना को भी साथ ले गया था। ठाकुर का यही एक्शन उसे बार बार उलझन में डाल रहा था। वह मीना को साथ क्यों ले गया? जब उसने सबका काम तमाम किया था तो उसने मीना को भी क्यों नहीं जान से मार डाला था? ठाकुर वाली हरकत अगर किसी और ने की होती तो वह यही समझता कि इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी हवस जोर मार गई थी। लेकिन ठाकुर तो मीना को बेटी कहकर पुकारता था। वक्तीय तौर पर विमल ने वह ख्याल अपने जहन में से झटका और सोचने लगा कि ठाकुर उदयपुर से कहाँ जा सकता था। क्या जयपुर? क्यों नहीं? उसकी निगाह में उसके डकैती के सारे संगी साथी मर चुके थे और अब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसका एक पुलिस इंस्पेक्टर का उस डकैती में कोई हाथ हो सकता था। लेकिन जयपुर में वह डकैती के माल का आनंद नहीं लूट सकता था। इतना मूर्ख ठाकुर नहीं हो सकता था कि जहां डकैती पड़ी थी उसी शहर में वह माल उड़ाना शुरू कर देता। फिलहाल तो माल कहीं भी उड़ाना खतरनाक हो सकता था, लेकिन जयपुर में तो ऐसी हरकत की कल्पना भी करना खामखा मुसीबत मोल लेना था। जयपुर नहीं तो कहाँ? फिर तो सारा हिंदुस्तान पड़ा था, सारी दुनिया पड़ी थी। कहाँ कहाँ ढूंढ सकता था वह उसे? और वह उसे ढूंढना क्यों चाहता था? क्योंकि ठाकुर ने उसे धोखा दिया था? क्योंकि वह अपनी तरफ से उसका भी कत्ल करवाकर सारा माल ले उड़ा था? अगर वह केवल ठाकुर को अपनी करतूत की सज़ा ही दिलवाना चाहता था तो वह पुलिस को भी ठाकुर की खबर कर सकता था। लेकिन क्या उसका कोई विश्वास करता? क्या पुलिस वाले अपने एक सम्मानित उच्च अधिकारी के खिलाफ शिकायत सुनते? उसको विश्वास दिलाने के लिए उसे सब कुछ बताना पड़ता कि वास्तव में क्या हुआ था। यह भी बताना पड़ता कि बैंक वैन कहाँ गई थी। फिर वह पुलिस को अपने बारे में कुछ बताता या ना बताता, पुलिस को उसकी खबर लग जाती। वैन बरामद होने पर उसका टूटा हुआ कथित बुलेट प्रूफ शीशा यह साबित कर देता कि वैन के साथ शरारत की गई थी और यह काम केवल बसंत कुमार मोटर मैकेनिक के गैरेज में ही हो सकता था, जहां की वैन सर्विसिंग को भेजी जाती थी। फिर वैन के सैकड़ों स्थानों से उसकी अंगुलियों के निशान बरामद किए जाते और देर सवेर पुलिस को मालूम हो जाता कि बसंत कुमार मोटर मैकेनिक और कोई नहीं, इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल था। नहीं, वह नहीं चाहता कि उसकी अब तक ठंडी पड़ चुकी तलाश पूरी सरगर्मी से चालू हो जाती। अगर वह ठाकुर को उसकी करतूत का मज़ा चखाना चाहता था तो उसे ठाकुर को खुद ही तलाश करना होगा। लेकिन कहाँ? कैसे? उसे दो बातें से कुछ उम्मीद थी। एक तो इस बात से कि शायद ठाकुर वापस जयपुर गया हो और दूसरे उसी दो रंगी एम्बेसडर कार से
उस कार का नंबर भी उसे याद था। उस कार को तलाश कर लेने से भी उसे ठाकुर का सुराग मिल सकता था। नोटों की पेटियां ठाकुर कार पर लादकर ले गया था, इसलिए फिलहाल यह अपेक्षा की जा सकती थी कि किसी ठिकाने तक ठाकुर कार में ही सफ़र करता। उसने जयपुर जाने का फैसला कर लिया। वह अपने स्थान से उठा और इमारत से बाहर निकल आया। वह गैरेज के सामने खड़ी नीली फिएट के पास पहुंचा। कहीं ठाकुर जानबूझकर फिएट को बिगाड़ तो नहीं गया था? ऐसा भला क्यों करता वह? अपनी निगाह में वह अपने पीछे किसी को जीवित छोड़कर तो गया नहीं था। उसने कार का निरीक्षण किया। ठाकुर ने कार नहीं बिगाड़ी थी, लेकिन उसमें से पेट्रोल की एक बूंद नहीं छोड़ी थी। शायद उस कार का सारा पेट्रोल उसने अपनी कार में डालने के लिए निकाल लिया था। उस नई अड़चन ने वहाँ और देर हो जाने का सामान कर दिया था। वह उस स्थान से जितनी जल्दी किनारा करना चाहता था, उतनी ही देर हुई जा रही थी। उसने गैरेज में से एक पेट्रोल का खाली टीन निकाला और वहाँ से चल पड़ा। इमारत को तो उसने ताला लगा दिया था, लेकिन गैरेज को लगाने के लिए उसके पास ताला नहीं था। भीतर तीरथ सिंह की लाश पड़ी थी। पेट्रोल के लिए उसे पता नहीं इमारत से कितनी दूर जाना पड़ता। उसकी गैर हाजिरी में किसी ने खामखा ही गैरेज का दरवाज़ा खोलकर भीतर झांक लिया तो यह निश्चित था कि वापस पर उसे अपने स्वागत में वहाँ पुलिस मौजूद मिलती। अगर कार जरा भी अपने स्थान से हिलने के काबिल होती तो वह उसे कम से कम गैरेज के दरवाजे के साथ लगाकर तो खड़ा कर जाता। वह छोड़ भी नहीं सकता था। ठाकुर की तलाश में कार बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली थी, अतः पेट्रोल के साथ वहां वापस लौटना जरूरी था। बाहर सड़क पर आकर उसने एक तांगे वाले को रोका और उसे नज़दीकी पेट्रोल पंप पर चलने के लिए कहा। तांगे वाले ने उसे बताया कि मोती नगर के इलाके में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। सबसे नज़दीकी पेट्रोल पंप वहां से कोई 2 मील दूर चेतक सर्कल के आगे अस्पताल रोड पर था। वह वहां से पेट्रोल लेकर लौटना 1 घंटे और गर्ग हो गया। वापसी में विमल पहले तांगे से बिना उतरे इमारत के आगे से निकला। उसे माहौल वैसा ही लगा जैसा कि वह छोड़कर गया था, लेकिन फिर भी उसने डरते डरते कंपाउंड में कदम रखा। कोई उस पर झपटा नहीं, किसी ने उसे ललकारा नहीं। उसने कार में पेट्रोल डाला, उसमें सवार हुआ और मन ही मन वाहे गुरु का नाम लेता हुआ वहाँ से कुछ कर गया। उसने कलाई घड़ी पर दृष्टिपात किया। उस वक्त 8 बज चुके थे। ठाकुर उससे 5 घंटे आगे था। वैसे तो इस बात की ही कोई गारंटी नहीं थी कि वह जयपुर गया हो, लेकिन 5 घंटों में तो वह जयपुर गया होकर भी वहाँ से गायब हो सकता था। वह अजमेर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में जहाँ कहीं भी उसे पेट्रोल पंप दिखाई देता वह कार रोककर वहाँ से पूछताछ करता कि क्या वहाँ कोई हरे और भूरे रंग की 2 रंगी एम्बेसडर कार पहुँची थी, जिसे एक बड़ी बड़ी तावादार मूँछों वाला अधेड़ व्यक्ति चला रहा था और जिसके साथ एक खूबसूरत युवती थी। अजमेर तक कहीं भी उसे कोई आशाजनक उत्तर ना मिला, लेकिन इसका निर्वाद रूप से यह मतलब नहीं हो सकता था कि ठाकुर उस रास्ते आया ही नहीं था। मुमकिन था अभी तक उसे पेट्रोल की ज़रूरत ही ना पड़ी हो। आखिर वह फिएट का भी तो पेट्रोल निकाल लाया था। 4 बजे के बाद कहीं वह अजमेर पहुंचा। तब तक कार को और उसे दोनों को आराम की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। अजमेर में भोजन आराम के अलावा उसने एक काम और किया। उसने अपने पेट के जख्मों की मुनासिब ड्रेसिंग करवाई और हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी टेटनेस का इंजेक्शन लगवाया। तब तक तुरंत आगे बढ़ने लायक दम उसे अपने में नहीं महसूस हो रहा था। उसने स्टेशन के सामने मौजूद एक घटिया से होटल में एक कमरा लिया और तुरंत जाकर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सुबह 6 बजे हुए थे।
एक बारी तो उसे विश्वास न हुआ कि वह लगातार 14 घंटे सोया रहा। वह जल्दी जल्दी नित्यक्रम से निवृत्त हुआ, आनन फानन ब्रेकफास्ट किया और फिर जयपुर की ओर रवाना हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद उसने सुबह का अखबार देखा। बैंक वैन रॉबरी की जो खबर कल तक सेंसेशनल थी और प्रथम पृष्ठ पर सुर्खियों के साथ छपती रही थी, वह अब अखबार के बीच के पेजों में पहुंच गई थी। पुलिस अभी भी डकैती का कोई सुराग नहीं पा सकी थी। न उन्हें वैन मिली थी और न डकैत। हालांकि इस बात से हर कोई हैरान था कि 3 टन की बख्तरबंद गाड़ी आखिर कहाँ गायब हो गई थी। विमल को यह पढ़कर बड़ी राहत महसूस हुई कि पुलिस की मूल थ्योरी में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया था कि वैन को उसका ड्राइवर और उसके दोनों गार्ड ही ले उड़े थे। पुलिस अभी भी पूरी सरगर्मी से उन तीनों का तलाश कर रही थी। अजमेर के आगे भी हाईवे पर उसे जो पेट्रोल पंप दिखाई दिया, उसने वहां ठाकुर की 2 रंगी कार के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि उसने वह कार देखी थी। विमल तनिक निराश होने लगा। क्या पता ठाकुर उधर आया ही ना हो, क्या पता वह अहमदाबाद की ओर निकल गया हो, लेकिन वह यूं एकाएक जयपुर से कैसे गायब हो सकता था। इससे तो उसकी नगर में गैरहाजिरी शक का बयान बन सकती थी। फिर भी विमल ने यह सोचकर अपने आप को तसल्ली दी कि क्या पता जहाँ से वह सुबह पूछताछ कर रहा था वहाँ से ठाकुर शाम को गुजरा हो और किसी पेट्रोल पंप पर एक ही कर्मचारी की 24 घंटे ड्यूटी नहीं हो सकती थी। क्या पता जो कर्मचारी कार को पहचानता हो वह विमल की पूछताछ करते समय ड्यूटी पर ना हो। विमल आगे बढ़